नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली 13.4 जो कि आपके इस चैप्टर का आखिरी प्रश्नावली है। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम एक नई आकृति के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं छिन्नक शंकु। क्या बोलते हैं? ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसका आयतन निकालना सीखेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये आकृति होती क्या है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि आखिरकार ये आकृति होती कैसी है। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि हमको एक शंकु लेना है, और अगर उस शंकु का कुछ पोर्शन कट जाए, नाम से आपको क्या फील आ रहा है? छिन्नक शंकु मतलब अगर हम किसी एक शंकु हम लेते हैं, उसमें से एक पोर्शन को हम काट के अलग कर देंगे, तो जो आकृति हमारे पास बचेगी उसे हम छिन्नक शंकु बोलते हैं। देखो कुछ इस तरह से होगा कि ऐसा हमारा शंकु होता है। ठीक है, ऐसा हमारा शंकु होता है। यदि इसमें से मैं इस वाले पोर्शन को काट के अलग कर दूं, यहां से मैंने काट के अलग कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा कि देखिए, इसको हमने काट के अलग कर दिया, तो कैसी आकृति हमारे पास बचेगी? कुछ ऐसी आकृति बचेगी। देखो, कुछ इस तरह की आकृति बचेगी हमारे पास। और अगर आप घर में ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छिन्नक शंकु की आकृति की है। नॉर्मली जो आपकी बाल्टी घर में रखी होती है वो कुछ इस साइज की होती, इस शेप की होती है। ठीक है, ये आपका एक छिन्नक शंकु है। ग्लास भी आपके बहुत सारे कुछ ऐसे ही शेप के मिलेंगे, ये आपका छिन्नक शंकु है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आकृतियां हमारे आम जीवन में काम आती हैं। इसमें होता क्या है, ये आपका पूरा शंकु है, इसका ऊपर से काट के आपने एक पोर्शन हटा दिया, तो कुछ ऐसी आकृति मिलेगी जिसका जो आधार है वो भी आपका वृत्ताकार है, और जिसका टॉप भाग है वो भी वृत्ताकार है। समझ पाए नहीं समझ पाए, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इस बात को समझे या नहीं समझे। देखो, ये आपके शंकु के, ये हमारा एक शंकु है। करना क्या है, इसको यहाँ से काट दो। अगर आपने इस टॉप को यहाँ से काट दिया, तो जैसा इसका आधार वृत्ताकार था, जैसा इसका आधार ये वृत्ताकार है, ऐसे ही यहाँ पर वृत्ताकार बन जाएगा। तो एक त्रिज्या तो इस आधार की होगी और एक त्रिज्या ऊपर वाले पोर्शन की होगी। अगर हम इस तरह के शंकु की बात करें तो हमें तीन चीजें इसमें आपको पता लगेंगी। पहली चीज क्या है, ये वाली त्रिज्या, इसका मान मैंने मान लिया R2। एक त्रिज्या है आधार की त्रिज्या, ये है आपकी R1। ठीक है, कुछ ऐसा ही मान हमको मिलेगा। और अगर मैं यह बोलता हूं कि इस शंकु की जो ऊंचाई है वो है h। ठीक है, और क्या है, ये जो आपका L होगा ये आपकी तिर्यक लंबाई होगी। बात को समझ गए? ये है हमारा छिन्नक शंकु। ऊपर से काट दो, एक वृत्ताकार ऊपर आपको आकृति मिलेगी, एक वृत्ताकार नीचे आकृति मिलेगी, बाकी चीजें सारी हमारी सेम है। त्रिज्याएं हमारे पास दो हो जाएंगी, एक आधार वाली एक ऊपर वाली, ये उसकी ऊंचाई h है। अब ध्यान से समझो, इस शंकु का जो आयतन होगा, इस शंकु का आयतन हमारा होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 गुना R2। ठीक, नॉर्मल केस में शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा? आर तो वहां पर जो शंकु था आपका उसके आधार की त्रिज्या थी। अब यहाँ पे हमारे पास दो त्रिज्याएं हैं, एक आधार की एक ऊपर वाले पोर्शन की। तो R2 को आप रिप्लेस कर दोगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2 से। यदि हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था आपका पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर मान आपके पास आएगा पाई, आर को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 से, एल, जहाँ पर एल का मान होगा वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से एक फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा। वैसे हमारे बुक के अंदर, मतलब हमारे सिलेबस के अंदर डेरिवेशन है नहीं, हमको सिर्फ फॉर्मूला ही एक बार दिया गया है। फॉर्मूला कोई प्रूव करना उतनी बड़ी बात भी नहीं है, त्रिभुज की समरूपता का इसके अंदर उपयोग करेंगे और एक हम आयतन वाले फॉर्मूले को प्रूव करके देख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आयतन हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब यदि मैं बात करूं आपके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यदि हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, एक तो आपका जो शंकु था इसका ऊपर से पोर्शन कटा हुआ नहीं है, शंकु का ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, प्लस आधार के वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल आएगा, प्लस जब इस शंकु को आप यहाँ से काट दोगे तो यहाँ पर जो वृत्ताकार आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल आएगा। क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाई R1 प्लस R2L, ये तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस आकृति को ध्यान से देखोगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ऊपर वाले टॉप का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, नीचे वाले का पाई R1 स्क्वायर, जहां पर R1 का मान R2 से बड़ा है, मतलब जो R1 है वो आधार वाली त्रिज्या है और R2 जो है आपकी टॉप वाली त्रिज्या है। बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए, आयतन में 1/3, अरे यार, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक है, नॉर्मल आयतन वो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर को आपने R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 से रिप्लेस किया है, ये आपका पाई आर एल होता है, आर यहाँ पर R1 प्लस R2 से रिप्लेस हुआ है, पर एल का मान चेंज हो गया है। जनरली हमारा एल का मान होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पर यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो गया है, और आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आसान है, आधार को जोड़ दो और टॉप को जोड़ दो। अब इसमें से एक वाला पोर्शन हम निकाल के सिद्ध कर लेते हैं, हालांकि ये सिद्ध करना हमारे सिलेबस में है नहीं। देखो, एक छिन्नक शंकु हम बनाते हैं, कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक, कुछ ऐसा हमारा शंकु बनेगा जिसमें से क्या क्या हम हमें पता है, ये हमने मान लिया इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है और ऊपर वाले की जो त्रिज्या है वो R2 है, ये हमने मान लिया है। ये शंकु किसी ना किसी पूरे शंकु का भाग होगा, किसी पूरे शंकु को काट के ही बनाया होगा, तो क्या करो, उस वाले शंकु को एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ। ठीक है, ये आपका इस पूरे शंकु का भाग है, पूरा ही बना देते हैं। ठीक, ये इस शंकु का भाग रहा होगा। अब हम एक चीज करते हैं, देखो दो चीजें हैं हमारे पास में अब, यदि मैं इसका एक तो नामकरण करते हैं पहले, ये बिंदु माना ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका ओ है, ये आपका ओ डैश है। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया। अब हम क्या मानते हैं कि जो
पहले का अपना जो ओरिजिनल शंकु था कटने से पहले वाला, उसकी ऊंचाई है h1, उसकी ऊंचाई क्या है h1। तो h1 कहां से कहां तक होगा? h1 आपका होगा यहां से लेके बाहर बना देते हैं h1 को। ये है आपका h1, यहां से लेके ऊपर तक की जो ऊंचाई है वो आपकी h1, करेक्ट है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी जो है ये भी अपने आप में एक शंकु है, इसकी जो ऊंचाई है वो हमने मान ली है h2, यहां से लेके यहां तक की, करेक्ट। दो शंकु आपको अब नजर आ रहे होंगे, पहला शंकु है ए डी ई वाला पूरा बड़ा, दूसरा है छोटा सा ए बी सी, करेक्ट, सही है। अब एक काम क्या करते हैं, इसके अलावा इसको यहां पर मिला दो और इनको भी यहां पर मिला दो। तो ओ को आप कहीं यहाँ पे लिख दो और ओ डैश को हम कहीं यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब एक बात ध्यान से देखो, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है आयतन हमारे जो कटा हुआ पोर्शन है शंकु का, मतलब बी सी ई डी वाले पोर्शन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है मुझे? आयतन हमारा निकालना है किसका? बी ओ डैश सी ई ओ डी वाले पोर्शन का। यही हमारा चिन्हक शंकु है, कौन सा? बी ओ डैश सी ई ओ डी, इस पोर्शन का निकालना है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि मैं इस पूरे शंकु में से ये ऊपर वाले शंकु को माइनस कर दूं, ध्यान से देखो और समझो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरे शंकु में से अगर मैं ऊपर वाले शंकु के आयतन को माइनस कर दूं तो बाकी का पोर्शन यही होगा? आप बोलोगे सर कर सकते हो। इसको मैंने किया आयतन शंकु, क्या नाम है? एडीई माइनस आयतन शंकु, क्या नाम है? एबीसी, ठीक। इनके आयतन निकालना मुझे पता है, ये होते हैं आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले की त्रिज्या क्या है? r1 का स्क्वायर और ऊंचाई मतलब h1, इसका क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या r2 है, r2 का स्क्वायर और h2, ठीक है। ये मान आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें h1 और h2 में कोई संबंध स्थापित करना है। किसमें? h1 और h2 में कोई संबंध स्थापित करना है। अब ध्यान से देखो, यदि मैं त्रिभुज लेता हूं, कौन सा? ये वाला, मैं सिर्फ त्रिभुज वाली आकृति ले रहा हूं बीच में से उस पोर्शन को काट कर। कौन सा त्रिभुज लिया है मैंने? ये है आपका ए डी ई, ठीक। ये आपका बी है, ये आपका सी है, करेक्ट। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इन दोनों त्रिभुजों में किस किस की बात कर रहा हूं मैं? अब मैं आपका बात कर रहा हूं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। आपको कोई डरने की जरूरत है नहीं है, ये आपका डेरिवेशन आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। पर चूंकि फॉर्मूला इतना भारी भरकम सा लिखा हुआ है, आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया, तो एक फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं, बाकी के दो नहीं करेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, सेम लॉजिक आपको लगाना है, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पता है आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, यदि आपकी BC समांतर है किसके? DE के। यदि आपकी BC DE के समांतर है तो कौन D कौन B के बराबर होगा? कौन E आपका कौन C के बराबर होगा? बात सही है या नहीं है? ठीक है। और क्या मिलेगा आपको? और मिलेगा कि कौन AB हमारा बराबर है, और हमें क्या मिलेगा कि कौन AB हमारा बराबर है, करेक्ट है। कोई दिक्कत? तो क्या होगा आपका, मतलब जो त्रिभुज ADE है मेरा, वो किसके समान समरूप हो जाएगा? त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ADE ABC के समरूप हो जाएगा। क्यों होगा?
ए ए ए नियम से। क्यों होगा आपका ए ए ए नियम से? एंगल 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 नियम लगाओगे, तीनों के एंगल आपके बराबर हैं। करेक्ट है? कोई तकलीफ यहां तक? पर इन दोनों को करने से भी हमें मिलेगा क्या? हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है R1 R2 और H1 H2 में संबंध स्थापित करना। कुल मिला के हमें R1 R2 H1 H2 में संबंध स्थापित करना है, क्योंकि ना तो मेरे पास H1 की वैल्यू होती है, ना मेरे पास H2 की वैल्यू होती है। मेरे पास तो केवल जो छिन्नक शंकु मेरा होता है उसकी ऊंचाई h मुझे पता होती है, मुझे ना H1 पता होती है ना H2 पता होती है। तो इसमें H1 H2 दोनों ही इन्वॉल्व नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक काम करो, ये वाले त्रिभुज मत लो, हम त्रिभुज लेते हैं आपका जिनमें H1 और H2 दोनों इन्वॉल्व हो। उस त्रिभुज को लो, उससे हमारा काम चलेगा। इस वाले केस को लो, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ए बी डी ओ ओ डैश की बात कर रहा हूं, ए बी डी ओ ओ डैश। इस वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें H1 भी है और H2 भी है। H1 कहां पर है? H1 ये ऊंचाई आपकी H2 है, और H1 क्या है? पूरी H1 है। H1 आपकी यहां से लेके यहाँ तक की है, H2 आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की है। नहीं समझ में आए मत लोड लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये डेरिवेशन कैसे आया है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ध्यान से सुनोगे तो समझ भी जाओगे। ठीक है? अब अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज ए ओ डैश बी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, तो ध्यान से देखो, ये जो कोण ए है, ये कोण ए तो दोनों में समान है। कोण ए का मान कोण ए के बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। यदि ओ ओ डैश बी और ओ डी समांतर हैं, तो ये वाला कोण भी आपका बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो आपका कोण बी था, ये बराबर हो गया कोण डी के। क्यों हुआ? क्योंकि बी ओ डैश समांतर है आपकी डी ओ के। यदि आपके किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। उसमें उसके पास कोई क्या कहते हैं ऑप्शन है ही नहीं। तब जाके ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। मतलब ए ओ डैश बी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ओ के। करेक्ट? यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखो, इसकी कौन सी भुजा चाहिए? एक तो ए ओ डैश चाहिए, मतलब ए ओ डैश अपॉन ए ओ, ए ओ डैश बी, तो ए ओ डी करना पड़ेगा। ठीक? तो ए ओ डैश और ए ओ का जो अनुपात होगा, वही आपका ओ डैश बी और ओ डी का अनुपात होगा। ठीक है? दोनों त्रिभुज को आपने समरूप सिद्ध किया। पहले जो त्रिभुज दो लिए थे हमने, उनसे हमारा काम चलेगा नहीं। मुझे H1 H2 और R1 R2 में संबंध स्थापित करना है, ये मेरा काम है। H1 H2 आपको पता चली गया, ये R1 है, ये दूरी आपकी R2 है। ये वैल्यूज यहां पर पुट करो। ए ओ डैश क्या है? ये है आपका H2। ए ओ क्या है? ये है आपका H1। ओ डैश बी क्या है? ये आपकी है R2, ये आपकी R2 है। और ओ डी क्या है? ये आपकी R1 है। ये ऊपर वाली त्रिज्या तो R2 थी, और नीचे वाली त्रिज्या आपकी R1 थी। ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है। ठीक है? ये R1 है, ये R2 है। ये मान हमें मिल गया। इसमें से आप या तो H1 का मान निकाल लो या H2 का मान निकाल लो। दोनों में से किसी का मान निकाल लो, हमारा काम हो जाएगा। H2 का मान आ गया R2 अपॉन R1 गुना H1। ठीक है? ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा आयतन, किस चीज का आयतन? बी ओ डैश सी ओ डी। कितना मिलेगा?
पाई बटे 3 को मैंने बाहर ले लिया है, अंदर मेरे पास बच रहा है R1 का स्क्वायर H1 माइनस इधर बचेगा R2 का स्क्वायर, H2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है मैंने, R2 अपॉन R1 गुना H1। ठीक है, कुछ और कॉमन आ रहा है, H1 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा पाई H1 अपॉन 3, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का क्यूब अपॉन R1। R1 का लघुत्तम ले लो, पाई बटा 3 H1 R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब अपॉन R1। ठीक है, ये मान आ गया। अब यदि मैं इसको ध्यान से खोलूंगा, अब यदि मैं इसको ए क्यूब माइनस वी क्यूब के फॉर्मूले को अगर मैं यूज में लेता हूँ, ए क्यूब माइनस वी क्यूब का मान होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही मान होता है हमारे फॉर्मूले का। इसमें आप रख दो, ये आपको मिलेगा पाई बटे 3 H1 R1 माइनस R2, ये मिलेगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, नीचे आपका आ जाएगा R1, नीचे आपका R1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे H1 से मुक्ति और पानी है, अब मुझे H1 से छुटकारा और चाहिए। इसको लिख लो आप यहाँ तक, कितना आया है, ये आपका आया है पाई बटे 3 H1 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1, और कुछ ऐसा हमको मिला है, क्या है वैल्यू, R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक, एक रिलेशन और मेरे पास है, ये रहा H2 का मान है, H2 का मान है R2 अपॉन R1 गुना H1। करेक्ट, मेरे पास जो फॉर्मूला है मुझे उसमें H1 और H2 का मान नहीं पता, इन दोनों चीजों को मुझे गायब करना है, पर गायब करोगे कैसे। मुझे एक चीज दी हुई होती है हमेशा कि आपका जो छिन्नक शंकु अब जो बचा है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आप बता पाओगे छिन्नक शंकु की ऊंचाई मैं कैसे निकालूं। यदि मुझे निकालना है मान ओ ओ डैश का, यदि मुझे ओ ओ डैश का मान निकालना है, कैसे निकालूंगा, इस पूरे में से, मतलब ए ओ में से मैं ए ओ डैश को माइनस कर दूं, इस ए ओ में से अगर मैं ए ओ डैश को माइनस कर दूं तो बी ओ बच जाएगा। ए ओ का मान कितना है, ये मान है आपका H1, ए ओ डैश का मान कितना है, ये मान है आपका H2, ये कितना है, ये हमारा H के बराबर है। H क्या है यहाँ पर, छिन्नक शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, तो एक रिलेशन और मेरे पास है कि H का मान है H का मान है H1 माइनस H2। ठीक है, यहाँ पर H2 का मान रखो, ये आपको मिलेगा H1 माइनस R2 अपॉन R1 H1, H1 को आपने कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 अपॉन R1। ठीक है, ये आपका H हो गया। अब यहाँ से जो H1 का मान आ रहा है उसको हमें इस जगह ले जाके पुट करना है। यहाँ से H1 का मान निकालो, H R1 अपॉन R1 अपॉन R2। ठीक है, H1 का मान निकाला है, बाकी चीजों को मैंने एक तरफ भेज दिया है, इसको उठाकर यहाँ पर रख दो। जो जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, R1 से R1 गया, ये आपस में चला गया, जो बच गया आपका आंसर हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 गुणा H, ये आपका आयतन आएगा छिन्नक शंकु का। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, अच्छा खासा आपको लगा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, इसीलिए क्लास 10th के बच्चों के सिलेबस में इसको नहीं रखा गया है। मैंने सिर्फ ऐसे ही एक पर्सपेक्टिव देने के लिए आपको बता दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको याद रखना है ना कुछ करना है, हमें तो ये 3 फॉर्मूलों का पता होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस।
इन 3 फॉर्मूलों से मुझे काम है, बाकी कुछ मेरे काम का आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डेरिवेशन मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि आपको आइडिया लग जाए कि निकालते कैसे हैं, बाकी ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। हमें त्रिभुज की समरूपता लगानी है, समरूपता लगाने से H1 H2 R1 R2 का रिलेशन आ जाएगा। उनको रिप्लेस करके H1 H2 को गायब कर देना है और उसकी जगह H का मान ले आना है। H मतलब छिन्नक शंकु की ऊंचाई, जो कि H1 माइनस H2 के बराबर थी। अब उसको भूल जाओ। ये हमारा आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में, आर स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, R1 क्या है? बड़ी वाली त्रिज्या, R2 क्या है? छोटी वाली त्रिज्या। पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। आर की जगह आपने R1 प्लस R2 रख दिया। एल का मान अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था, यहाँ पर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके लिए तो हमें सिर्फ 2 वृत्तों का क्षेत्रफल ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ये है आपका उदाहरण नंबर 12। ये है आपका उदाहरण नंबर 12, एक बार ध्यान से पढ़ो। एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, वैल्यूज लिखते चलो जो जो आपको दे रखा है। ऊंचाई मतलब एच का मान, एच का मान कितना दे रखा है आपको? 45 सेंटीमीटर। सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो R1 मेरी बड़ी होती है, R1 का मान है 28 सेंटीमीटर। R2 मेरी छोटी होती है, R2 का मान है 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन मुझे निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पाई का मान 22/7 रखना है। तो तीनों फॉर्मूले आपके एक साथ काम में आएंगे। आयतन भी निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं आयतन। आयतन का मान क्या होता है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 गुना H। वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। 1/3 22/7, R1 मतलब 45 का स्क्वायर, R2 मतलब सॉरी R1 मतलब 28 का स्क्वायर, R2 मतलब 7 का स्क्वायर, R1 R2 मतलब 28 गुना 7। इस चीज का मान हमें निकालना है, इस चीज का मान हमें निकालना है। समझ गए? चलिए, और कुछ रह गया? एच तो रह गया, एच का मान है 45। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। 3 से अगर आप कैंसिल करोगे 45 को तो 15 बार जाएगा। 7 से मैं अंदर एक बार और कैंसिल कर रहा हूँ, देखो कैसे करूंगा। ये अपना 22 हो गया। जब मैंने 7 को अंदर भेजा, 28 आपका होता है 7 गुना 4, तो अंदर क्या बचेगा आपका? बचेगा, इसको मैं लिख रहा हूँ 28 गुना 28, इसको मैंने लिख दिया 28 गुना 28, फिर मैंने 7 से भाग दिया तो बचेगा 28 गुना 4। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 28 गुना 4। 7 में से केवल एक 7 बचेगा और ये आपका 28 बच गया, गुना में 15। ठीक है, अब देखो 4 गुना 28 और सिंगल 28 5 गुना 28 हो जाएगा। ये आपका बन गया 22, 5 गुना 28 प्लस 7 गुना 15। इसका मान निकालो 22, 140, 147 गुना 15। ठीक है, ये आपका आ गया। इसका आंसर आपका आएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। 48,510 सेंटीमीटर क्यूब आपका फाइनल आंसर आएगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है, वैल्यूज पुट करो और फाइनल आंसर तक आ जाओ। सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। सेकंड पोर्शन क्या बोलता है आपका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है? पाई आर मतलब R1 प्लस R2 L, जहां पर L का मान कितना है? L का मान है आपका वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो।
तो L का मान निकलेगा आपका वर्गमूल, H कितना है? H है 45, 45 का स्क्वायर हो गया। R1 कितना है? 28, ये आपको मिलेगा 45 का वर्ग अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, और यहाँ से कितना बचा? 21 बचा। 21 का वर्ग होता है 441। इसकी फाइनल वैल्यू मेरे पास आएगी 49.65 सेंटीमीटर। इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 49.65 सेंटीमीटर। कुछ वैल्यूज मैं सीधा लिख रहा हूं आपको सॉल्व करने लिए, वैल्यू वही आएगी निकल के, क्योंकि अननेसेसरी अपना टाइम कंज्यूम होगा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने में। करेक्ट है, एल का मान मेरे पास इतना आ गया। अब वैल्यूज उठाकर रख दो, कितना निकलेगा? पाई का मान आएगा 22/7, R1 R2 मतलब 28 प्लस 7, और ये कितना है आपका 49.65। करेक्ट है। अब देखो, ये हो जाएगा 22/7 गुणा 35 गुना 49.65। कैंसिल करो, 7 से काटा 5 बार चला गया, ये आपका बचा है, ये आपका बचा है 5 बार चला गया, ये आपका आ गया 110 गुना 4965 डॉट में। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा फाइनल यहाँ पे 496.5 को 11 से गुणा करना है, 496.5, 496.5 पॉइंट को बाद में एडजस्ट कर देंगे, 5 11 6 4 5, 5461.5, ये आपका आएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर फटाफट अपना निकल के आ जाएंगे। वो 5461.5 आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो मिलेगा मुझे पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। इसका मान मुझे पहले से दे रखा है, वो कितना था आपका 5461.5। R1 मतलब 28 का स्क्वायर, R2 मतलब 7 का स्क्वायर, कितना निकलेगा? ठीक इतना मान आपका आएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो मेन खेल है आपका कि आपको ये पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। चौथा तो आपको याद रह ही जाएगा, चौथे में इतनी मारामारी नहीं है, पर 1 2 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एल का मान आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले में दिक्कत है तो एक बार आप ड्राइव कर सकते हो, पर डेरिवेशन ऑलरेडी इतना खतरनाक है कि आप एक बार भी कर दोगे तो आपको फॉर्मूला याद रह ही जाएगा। चलिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 आपका बोलता है, हनु मम्पा और उनकी पत्नी संगम्पा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब बना ली है, जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के सांचे में ढाला जाता है। मतलब एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर वो गन्ने को जमाएंगे, ये बोलना चाह रहा है आपका सवाल। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों का व्यास क्रमशः 30 और 35 है। व्यास जो है आपका 30 है, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 35। ये आपका छोटा वाला है, ये आपका बड़ा वाला है।
तो ये आपका हो जाएगा 35/2 और ये हो जाएगी आपकी 15 त्रिज्या। व्यास 30 है और क्या कहते हैं 35 है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। इस सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 है, ये ऊंचाई आपकी 14 है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है तो प्रत्येक सांचे में भरे जा सकने वाले राब के द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए। कुल मिला के क्या करना है आपको कि इस कंटेनर के अंदर कितने वजन का आपका क्या कहते हैं लिक्विड जो आएगा, जिससे कि हमें गुड़ बनाते हैं, जिसको हम राब बोलते हैं। ठीक है, हमें द्रव्यमान निकालना है। साथ में एक चीज और दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1.2 ग्राम आपका द्रव्यमान का राब आता है। तो क्या करें, पहले इसका आयतन निकाल लें। जो आयतन निकले उसको 1.2 से गुणा कर दे तो हमारा द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है पहले ये लिखो। आपको दे रखा है एच का मान है 14 सेंटीमीटर, R1 का मान है 35/2 सेंटीमीटर, R2 का मान है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, आयतन का फॉर्मूला क्या है? आयतन का फॉर्मूला है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। सारे मान हमारे सामने हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। सारे मान हमारे पास हैं। 1/3 पाई का मान है 22/7, R1 का स्क्वायर मतलब 35/2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, R1 R2 मतलब 35/2 गुणा 15। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसका मान हमें निकालना है। 1/3 गुणा 22/7, 35 का आएगा 12/25/4 प्लस 225 प्लस ये आपका हो जाएगा 45 में 7 जोड़ूंगा तो 52/2। ठीक है, अगर मैं इसको सीधा भी लिख दूं एक बार, अगर मैं इसको सीधा सेंटीमीटर क्यूब करके इतना ही लिख देता हूं, करेक्ट है। तो अगर मुझे अब द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान होगा आपका आयतन जो कि सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए गुना 1.2। तो इसकी वैल्यू भी आप पुट कर दो। तो मैंने क्या किया है 1/3 गुना 22/7 और अंदर आ गया आपका आ गया 1225/4 प्लस 225 प्लस 525/2 गुना 12/10। ठीक है, 1.2 को मैंने 12/10 कर दिया है। इसको करने से कुछ फायदा मिला? कुछ नहीं मिला, बस 3 कैंसिल होगा और क्या कैंसिल होना है। इस 3 को कैंसिल करके यहाँ पर 4 डाल दो। और और क्या कर सकते हैं? एक मान एच का मिसिंग है ना, एच का मान भी डालो। एच कितना है? 14। 14 भी लिखो। 14 लिखने से क्या होगा, 7 भी कैंसिल हो जाएगा। 7 भी आपका 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या करें? बस कुछ नहीं कर सकते, और तो सॉल्व भी करना है। 10 से कैंसिल करने का कोई फायदा है नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। 22 तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8, 10। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, 4 आपका एलसीएम आया, ये आपका आ गया 12/25। इसको 4 से गुणा किया तो 900 आ गया, 800 प्लस 100 900 आ गया। इसको 2 से गुणा किया तो 1050 आ गया। क्लियर है? इतना मान आपके पास है, इसको आप सॉल्व कर लेना। आंसर आपका आएगा 13,970। 13,970 ग्राम के आसपास आएगा। ठीक है, अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है, अगर आपको
किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसका मान आएगा 1000 से भाग दे दो। क्लियर? तो कैलकुलेशन है आपकी वो आपको करनी रहेगी, बाकी एज सच क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 14 पे। उदाहरण नंबर 14 क्या बोलता है हमारा? धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार की है। ये शंकु के छिन्नक के आकार की खुली बाल्टी है जो उसी धातु से बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। नीचे उसका एक खोखला बेलनाकार आधार है जैसा नॉर्मल हमारी घर की बाल्टी में होता है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 और 12 हैं। ये हमारे काम का है। व्यास कितने हैं? 45। तो 45/2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 22.5 और ये 25 है तो ये जो त्रिज्या है ये आपकी 12.5 बन जानी है। और बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। कुल मतलब यहां से लेके यहां तक पूरी 40 सेंटीमीटर है, ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें ये आपका बेलनाकार पोर्शन भी है। बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। चलो मिल गया फिर तो हमें। ये जो पोर्शन है आपका ये 6 सेंटीमीटर का है। पूरा आपका 40 था तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये आपका 40 में से 6 गया 34। इस जगह से लेके इस जगह तक 34 मतलब ये आपका छिन्नक शंकु की ऊंचाई है। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि हम बाल्टी के मुठिया मतलब हत्थे को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिस बाल्टी में धारण कर सकता है। दो चीजें हैं, एक तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसमें आपका छिन्नक शंकु भी काउंट होगा और आपका ये बेलन वाला पोर्शन भी काउंट होगा। दूसरा हमें सिर्फ इस छिन्नक शंकु का आयतन निकालना है क्योंकि नीचे तो पानी आता नहीं है, ऊपर ही पानी आता है। तो देखो दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला वाला ऑप्शन लेते हैं हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से समझो इस बात को कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस के बराबर होगा। एक तो छिन्नक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। क्या क्या आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? छिन्नक शंकु का। और क्या आएगा? शंकु का आधार आएगा, नीचे वाला। नीचे वाला छिन्नक शंकु का आधार। ठीक है। और क्या आएगा? और आपका आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उस बेलन का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार आकृति का। करेक्ट है। जो बाल्टी आपकी है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, बाल्टी का आधार ले लो और जो आपका नीचे बेलनाकार आकृति है उसका आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो। सबकी वैल्यूज पुट करो। अब तो पहले तो फॉर्मूले लिखो। ये कितना होता है? ये आपका होता है पाई R1 प्लस R2 L। R1 R2 मेरे पास पहले से दे रखे हैं, L का मान मुझे निकालना है। शंकु का आधार कितना है? पाई R2 का स्क्वायर और बेलनाकार भाग का 2πr/h। ये है आपका 2πr2 और h। ठीक है। इसमें से R1 R2 के मान मुझे पता है, इस h का मान 6 मुझे पता है। केवल ये L वाला पोर्शन मेरा मिसिंग है। केवल ये L वाला पोर्शन मेरा मिसिंग है। मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं। L का मान क्या होगा? L का मान आपका होगा वर्गमूल, इसको आप कुछ और नाम दे दो, इसको आप H1 नाम दे दो क्योंकि यहाँ पर भी H आएगा। ये वाला H भी हमारा काम का है, इसको H1 कर देते हैं। ये क्या है? h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। H का मान कितना है? 34। R1 और R2 कितना है? 22.5 माइनस 12.5 का वर्ग मतलब कितना आया? ये आपका आ गया 34 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। ठीक है। इसका मान आपका आएगा लगभग लगभग 35.44। तो L का मान भी हमारे पास आ गया है 35.44 सेंटीमीटर।
अब सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल के ले आओ। देखो यहां पर रखो, पाई का मान 22/7, R1 प्लस R2 12.5 और 22.5, L 35.44, पाई 22/7, R1 स्क्वायर R2 नीचे वाला 12.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 नीचे वाला 12.5 H1 6। ठीक है, इतना कुछ मुझे मिला है। अब क्या करें, चलो 22 पॉइंट पाई को तो बाहर लेता हूं, पाई को मैंने बाहर ही निकाल दिया है। ये कितना है, 35, 22 और 12 आपका हो जाएगा 34 में एक और जुड़ेगा 35, ये आपका हो गया 35 गुना 35.44। ठीक है, 35 गुना 35.44 आ गया है, तो यहां से क्या भाग जा रहा है, 7 से अगर मैं भाग दूंगा तो 22.7 तो बाहर ही निकाल दिया मैंने, 12 इसका 12.5 का वर्क करना है मुझे, तो 5 का तो आ गया 25, 12 गुना 13, 13, 13 गुना 12 अगर मैं करूंगा, 6 यहाँ से लगी 3, 156, तो ये आपका आ गया 156.25। कितना आ गया, 156.25। यहाँ पर देखो, इसको बाहर निकाल दिया तो 12, तो 12.5 को 12 से गुणा करना है, 60, 6, 24, 3, 50, 150 आया ये कितना आ गया आपका, 150 आ गया। ठीक, इसके बाद आपको इसे सिर्फ हल करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, आंसर आपका आएगा ठीक है 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आएगा। इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना ही है और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ये मुझे क्या मिल गया है, ये मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया है। एक सवाल और क्या है, मुझे आयतन और निकालना है। क्या है आयतन, कुछ क्वेश्चंस के कंक्लूजन मैंने डायरेक्ट लिखे हैं क्योंकि सॉल्व करने में कोई लॉजिक है नहीं, आप लोग सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, वो आंसर वही आना है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आयतन का मान कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और H, और आपका H आ गया है। वैल्यूज क्या है मेरे पास, R1 का मान है 22.5, R2 का मान है 12.5, H का मान है 40 में से 6 गया 34, 22.5, 12.5 और 34 यही मान है। वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, ये इतना आपका आ गया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, तो इतना आपका आयतन आएगा, इतना पानी उसके अंदर आ जाएगा। अगर आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो एक बड़े काम की चीज है जिसको मैं आपको नोट करा देता हूं। देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मान होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना होता है, 1 लीटर। और 1 मीटर क्यूब का मान होता है आपका 1000 लीटर। मतलब आप अगर ऐसी टंकी बनाते हो जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10-10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, अगर आप एक ऐसी टंकी बनाते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई 10-10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है, आयतन कितना होगा, 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उस टंकी के अंदर 1 लीटर पानी आएगा।
1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आएगा। यदि आप ऐसी टंकी बनाते हो जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है, आयतन कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। उस टंकी के अंदर 1000 लीटर पानी आपका आ जाएगा। ये मान हो गया। कन्वर्जन भी आप कर सकते हो एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपका आ गया 100 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1000 आ ही जाना है। यहाँ से आपको 6 जीरो मिलेंगी, 3 को कैंसिल कर देना, 1 लीटर आ जाएगा। करेक्ट? चलो, तो अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। आंसर हमारा आएगा 33.6 लीटर लगभग। ठीक है, तो ये था हमने जो आपका प्रश्नावली 13.4 है, इसके उदाहरण को हमने एक बार सॉल्व कर लिया है और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमने वो 3 फॉर्मूले एक बार देख लिए हैं जिनकी सहायता से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। एक बात मैं मान रहा हूँ, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें खुद में ही मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और वर्गमूल आपका निहित है, पर कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। करेक्ट? तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे और कल की क्लास में हम इस चैप्टर को आपका कंप्लीट कर देंगे, मतलब होपफुली।